हेलो बच्चों, गायत्री ट्यूटोरियल्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा पाठ, हम अगले पाठ की तरफ चलेंगे। साइंस 1 का दूसरा पाठ, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स मुद्दे हमको जानना ज़रूरी है, जिसमें हमें ये समझना ज़रूरी है कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में मैटर कहा जाता है। अब समझे कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य यानी पदार्थ, कोई भी वस्तु यदि स्थान घेरे, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में यदि वो वस्तु स्थान घेरती है, उस वस्तु को हम द्रव्य कह सकते हैं। उसका अपना आयतन होना चाहिए, उसका अपना द्रव्यमान होना चाहिए। तो ऐसी जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम द्रव्य कह सकते हैं। जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु ने इस तरह से स्थान घेरा हुआ है, इसका अपना द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, घनत्व होगा। तो इस वस्तु को हम क्या कह सकते हैं? द्रव्य कह सकते हैं। कहने का मतलब, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे द्रव्यों के बारे में, द्रव्यों को देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन द्रव्य असल में किस चीज़ से बने होते हैं ये तो हमें विज्ञान का रसायन शास्त्र ही बताएगा। तो रसायन शास्त्र के अगले मुद्दे को पढ़ते समय हम देखें कि द्रव्य को समझने के लिए हमें पदार्थ, इसकी सूक्ष्मतम इकाई को समझना ज़रूरी है कि द्रव्य बना हुआ किससे होता है। तो द्रव्य बना हुआ होता है उसकी सूक्ष्मतम इकाई, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु, ये शब्द अंग्रेजी में हम एटम के नाम से जानते हैं इसे। परमाणु के बारे में कई सारी बातें हमने पढ़ी हुई है। एक बार उन सारी चीज़ों को हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि परमाणु क्या होता है। जैसे ही परमाणु की बातें हम करते हैं, हमारे आंखों के सामने ये वाली आकृति घूमने लगती है, जिसे हमने कई बार अपनी पुस्तकों में देखा हुआ है। ये परमाणु, इस आकृति के माध्यम से हम परमाणु को अब तक समझते आए हैं। और इस परमाणु में हम ये वाले हिस्से को केंद्रक कहते हैं, जैसा आप सब जानते हो। केंद्रक, न्यूक्लियस कहते हैं इसे हम। और ये जो होती हैं वो कक्षाएं होती हैं। अब न्यूक्लियस यानी केंद्रक और कक्षाएं, इन ऐसी ढेर सारी कक्षाएं पाई जाती हैं परमाणु में, और केंद्रक एक पाया जाता है। परमाणु के 3 सूक्ष्मतम कण होते हैं। परमाणु के 3 और भी सूक्ष्म यानी उप परमाणविक कण होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम P अक्षर से दर्शाते हैं। इसके बाद होता है न्यूट्रॉन, जिसे हम N अक्षर से दर्शाते हैं, और इलेक्ट्रॉन, जिसे हम E अक्षर से दर्शाते हैं। प्रोटॉन का स्थान इस परमाणु में कहाँ होगा? इस केंद्रक में। यानी केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर आवेश, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश, यानी वो आवेश रहित होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में इन कक्षाओं के में उपस्थित होता है। कहने का मतलब, अगर परमाणु की रचना के बारे में हम समझें तो परमाणु का एक केंद्रक होता है और ढेर सारी कक्षाएं होती हैं। वो कक्षाएं किस पर डिपेंड होती हैं वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये पता चले कि एक केंद्रक होता है और कई कक्षाएं होती हैं। अब केंद्रक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये सारी बातें आपने छोटी क्लास में पढ़ी हुई हैं। अब जब समझें तो प्रोटॉन की खोज के बारे में। प्रोटॉन की खोज जो है रुदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। रुदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इन वैज्ञानिक ने की थी। तो हमें कभी कभी एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो उन वैज्ञानिकों के नाम आपको याद होनी चाहिए। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा, प्रोटॉन धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक आवेश, और न्यूट्रॉन के ऊपर
कोई आवेश नहीं होता है। इसके बाद इस परमाणु के बाद हम चलते हैं, समझते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक को हम Z अक्षर से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक को हम Z अक्षर से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। इलेक्ट्रॉन की संख्या के प्रोटॉन की संख्या जो है बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, और यही संख्या जो है उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है। कहने का मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक जितनी संख्या प्रोटॉन की होगी, जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होगी, उसी संख्या को हम परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। मान लो किसी तत्व के परमाणु का प्रोटॉन 10 प्रोटॉन उसमें है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होगा, और यही 10 जो होगा उस परमाणु की परमाणु संख्या होगी, यानी कि Z का मान भी 10 ही होगा। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है, और वही संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो यदि परमाणु क्रमांक की परिभाषा हमें लिखनी हो तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? किसी तत्व में, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसा हम सब जान रहे हैं, परमाणु क्रमांक को हम Z अक्षर से दर्शाते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को Z अक्षर से दर्शाया जाता है। अगले मुद्दे की तरफ चलें तो हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमानांक क्या होता है। परमाणु द्रव्यमानांक, परमाणु द्रव्यमानांक यानी एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट किसे कहते हैं? और इस परमाणु द्रव्यमानांक को हम कैपिटल A से दर्शाते हैं। परमाणु द्रव्यमानांक को कैपिटल A से दर्शाते हैं। तो परमाणु द्रव्यमानांक किसे कहेंगे? किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल। जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन, इनका योगफल जो होता है वो परमाणु द्रव्यमानांक कहलाता है। कहने का मतलब A इज इक्वल टू P प्लस N, यानी A यानी परमाणु द्रव्यमानांक क्या होगा? P प्लस N यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल इस परमाणु का परमाणु द्रव्यमानांक कहलाता है। तो यदि मुझे परमाणु द्रव्यमानांक की परिभाषा लिखनी होगी तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। मतलब एटॉमिक वेट किसे कहा जाएगा? एटॉमिक वेट किस जगह होगा? केंद्रक में ही होगा। केंद्रक में ही जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल होगा उसी को हम एटॉमिक वेट कहेंगे, और इसे हम A अक्षर से दर्शा सकते हैं। A अक्षर से ही दर्शाते हैं।
मान लो कोई तत्व है x, ठीक है, x तत्व, तो परमाणु क्रमांक इसका A और ये होगा परमाणु द्रव्यमानांक। परमाणु क्रमांक A और परमाणु द्रव्यमानांक को हम A अक्षर से दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक को हम Z अक्षर से दर्शाते हैं। तो अब इस X की जगह पर यदि हमें कोई तत्व मैं ले लूँ जिसे हम कार्बन कहें, जैसे कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमानांक और परमाणु क्रमांक हमें Z की जगह पर परमाणु क्रमांक लिखना होगा और A की जगह पर हमें परमाणु द्रव्यमानांक लिखना होगा। तो कार्बन का परमाणु एटॉमिक वेट जो है वो 12 होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है। परमाणु क्रमांक जो है 6 होता है और परमाणु द्रव्यमानांक जो है वो 12 होता है। तो यदि मैं यहाँ पर पता करना चाहूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन कार्बन में होते हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? परमाणु द्रव्यमानांक कितना है? A है, 12 है। परमाणु क्रमांक कितना है? Z है, यानी कि 6 है। अब जितने परमाणु क्रमांक है उतना ही प्रोटॉन भी होगा, प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ही Z कहलाती है। यानी परमाणु क्रमांक जो होगा वो Z बराबर होगा किसके? प्रोटॉन के। अब परमाणु ये है, क्या है आपका? परमाणु द्रव्यमानांक है। ये क्या है आपका? प्रोटॉन है। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब कौन बच गया? अब बच गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन n कैसे निकाला जाएगा? तो हमने परमाणु द्रव्यमानांक की जब परिभाषा समझी थी तभी हमने देखा था कि A इज इक्वल टू P प्लस N होता है। A इज इक्वल टू P प्लस N। अब P का मान तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर P 6 है, A हमको पता है 12 है, तो N की संख्या को निकाला जा सकता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6, यानी N कितना हो जाएगा? 6। तो कार्बन का न्यूट्रॉन, कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कहने का मतलब यदि मैं कार्बन के न्यूट्रॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और प्रोटॉनों की संख्या 6, A 12 क्यों है? क्योंकि कार्बन 6 प्लस 6 ये 12 है। ये सारी चीज़ें करने से एक शॉर्टकट मेथड भी है कि यदि आपको ये स्थिति दे दी जाए कि XAZ जिसमें कार्बन C और 12 है, तो इस Z को देखकर आप पूरी तरह से पता कर सकते हो कि Z बराबर ही तो P होता है, यानी प्रोटॉन 6 ही होगा। Z बराबर ही तो E यानी इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा। और इस 12 में से 6 को माइनस कर दोगे तो आपको आसानी से न्यूट्रॉन की संख्या भी मिल जाएगी। अगला एग्जाम्पल अगर हम समझें इसे तो कुछ इस तरीके से समझें। एक और तत्व ले लेते हैं हम X फिर से A ऊपर Z नीचे, और वो X तत्व कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी Z कितना होता है? 7 होता है। परमाणु द्रव्यमानांक यानी एटॉमिक वेट कितना होता है? 14 होता है। तो अब पता करो कि इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितनी होगी। तो चलो देखते हैं। परमाणु द्रव्यमानांक यानी A कितना है? 14 है। परमाणु क्रमांक यानी Z कितना है? 7 है। तो प्रोटॉन कितना होगा? Z बराबर ही तो P होता है, तो वो 7 ही होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Z, P और E एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो 7 ही होगा। अब न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं हम कुछ इसी तरीके से, क्योंकि न्यूट्रॉन A जो होता है एटॉमिक वेट यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर P प्लस N, और P तो है हमारे पास 7 और ये 14 है प्लस N, तो इसी तरीके से N इज इक्वल टू 14 माइनस 7, यानी N का मान कितना मिल जाएगा हमको? 7 मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है निकालने की। लेकिन फिर से एक बार शॉर्टकट मेथड कैसे निकाला जा सकता है इसको देखकर आप सीधे सीधे देखो। Z इज इक्वल टू 7 दिया गया है, तो Z, P और E
ये तीनों तो सेम होते हैं, तो Z 7 है तो प्रोटॉन भी 7 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा। अब A इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N होता है। A इज इक्वल टू P प्लस N, मतलब इस 14 में से 7 को माइनस कर दोगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग तत्वों के भीतर कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये हम पता कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप इसे लिखकर भी पता कर सकते हो और शॉर्टकट तरीके से भी पता कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं तत्व किसे कहते हैं। जैसा कि हमारा पूरा पाठ ही तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण पर है, तो तत्व के बारे में तो हमें समझना जरूरी है। इसके अभी थोड़ी देर पहले हमने पदार्थ देखा, परमाणु देखा। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर ढेर सारे परमाणुओं का समावेश होगा, ढेर सारे अलग अलग प्रकार के परमाणु होंगे। तो जब अलग अलग प्रकार के परमाणु किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित होते हैं तो उसे हम तत्व नहीं कह सकते। तत्व क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसके अंदर केवल सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों। ऐसा पदार्थ जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों। जैसे लोहे को ले लो, लोहा एक तत्व कह सकते हैं हम, क्योंकि लोहे के अंदर जितने भी परमाणु होंगे सब एक ही प्रकार के, एक ही जैसे होंगे। कॉपर जो है उसके अंदर भी परमाणुओं का समूह होगा, लेकिन वो सारे परमाणु कैसे होंगे, सब सिर्फ कॉपर के ही होंगे। ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे, लेकिन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात कर दूं, CO2 की बात कर दूं तो इस पदार्थ में एक ही जैसे परमाणु नहीं है। इसमें कुछ परमाणु कार्बन के हैं और कुछ परमाणु ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। तो एक ही जैसे परमाणुओं से बने पदार्थ को एक ही जैसे परमाणुओं से बने पदार्थ को, तत्व भी क्या है, एक पदार्थ ही है, लेकिन एक द्रव्य ही है, लेकिन उसमें परमाणु कैसे हैं, सब एक ही जैसे हैं। तो एक ही जैसे परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपसे बताया कि यदि मैं लोहे की बात करूं तो Fe में सारे के सारे परमाणु जो हैं वो लोहे के ही होंगे। तांबे में भी सारे के सारे परमाणु जो हैं वो कॉपर यानी तांबे के ही होंगे। ऑक्सीजन में O2 की बात करें यदि हम तो सारे के सारे परमाणु ऑक्सीजन के ही होंगे, लेकिन यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी तो एक पदार्थ ही है, लेकिन इसमें सारे के सारे परमाणु एक ही समान परमाणु नहीं है, एक ही जैसे नहीं है, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को तत्व नहीं कह सकते हैं। हम लोहे को, तांबे को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, फिर ऐसे बहुत सारे दो तत्व इस पूरी सृष्टि में उपस्थित होते हैं, तो उनमें एक ही जैसे परमाणु उपस्थित होते हैं। तो फिर से यदि आपको समझे हम तो तत्व एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ है जिसमें परमाणु जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, उन्हें हम तत्व कहते हैं। अब तत्व के यदि कुछ गुणधर्मों की बात हो तो तत्व जो हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था में मिलते हैं। अब मुक्त अवस्था मतलब क्या, मुक्त अवस्था मतलब सिर्फ अकेले रहते हैं वो, जैसे अभी अभी हमने समझा एक ही जैसे परमाणुओं का उसमें समावेश होता है, तो तत्व अकेले मुक्त अवस्था में प्रकृति में होते हैं। साथ साथ में हम इस तत्व को भौतिक या रासायनिक पद्धति से अलग नहीं कर सकते हैं। भौतिक तथा रासायनिक पद्धति से हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसे अलग नहीं कर सकते हैं। तो तत्वों के ये दो गुणधर्म, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अकेले पाए जाते हैं प्रकृति में, और इन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों से अलग किया जा सकता नहीं है। प्रकृति में अब तक
प्रकृति में अब तक कितने तत्वों की खोज हुई है? 118 तत्वों की खोज हुई है। अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों की खोज कर चुके हैं, जिसमें से 92 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक हैं, मतलब प्रकृति में अपने आप प्राप्त हुए हैं। 92 तत्व प्राकृतिक तत्व हैं जो प्रकृति में अपने आप प्राप्त हुए हैं। अब बाकी के जो बच्चे होंगे उन्हें प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। प्राकृतिक रूप से 92 तत्व पाए गए हैं और बाकी के तत्वों को प्रयोगशाला में मानव ने निर्मित यानी वैज्ञानिकों ने बनाया है उसे। तो देखते हैं ऐसे ही कुछ तत्वों के बारे में आपको याद रहना चाहिए। कम से कम 30 तत्व जो हैं वो आपको पूरी तरह से उनके परमाणु क्रमांकों के साथ कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि हमें तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण को पढ़ना है। तो इनको जो सीरीज़ है इनकी वो आपको याद होनी चाहिए।